तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सभी के लिए एग्ज़ाम में पूछे गए लेटेस्ट क्वेश्चन है ना, और ये क्वेश्चन आपका किस एग्ज़ाम का है तो मैं आपको बता दूं, SSC GD जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम जस्ट समाप्त हुआ है और उसके बाद आंसर की आया है जस्ट रिसेंटली है ना, उन्हीं प्रश्नों का मैं आप लोगों के बीच डिस्कशन करने वाला हूँ। आप ज़रूर देखिए कि क्या स्टैंडर्ड रखा गया था इस बार SSC GD में और बच्चे कितना स्कोर कर पाने में सक्षम होते यदि वो मेहनत बढ़िया से किए होते तो। और मुझे उम्मीद है यदि आप भी SSC GD की परीक्षा दिए होंगे तो आप भी इस बात का विश्लेषण करिए कि क्या सच में क्वेश्चन में बहुत दम था या आपने अपने अंदर में दम नहीं बना पाया, है ना बच्चों। देखिए क्वेश्चन से आप खुद को देखिए, और जो बच्चे फ्यूचर में भविष्य में SSC GD की परीक्षा देना चाहते हैं वो भी ये देखें कि एग्ज़ाम का क्या स्टैंडर्ड है ना। तो बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं और आप पूरी एकाग्रचित के साथ मेरे साथ चलिए, और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग खुद से इन प्रश्नों को बनाइए और उसके बाद तब मेरे सॉल्यूशन को विजिट करिएगा। राइट बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है एक साइकिल चालक 2 घंटे और 30 मिनट में 20 मील और 1 घंटे 15 मिनट में 10 मील की यात्रा तय करता है। मील प्रति घंटे में उसकी क्या पूछ रहा है बच्चे? मील प्रति घंटे में उसकी औसत चाल पूछ रहा है। तो आप बताओ उसने टोटल कितना दूरी तय किया? यहाँ 30 किलोमीटर, सॉरी यहाँ 20 किलोमीटर, 20 मील, किलोमीटर नहीं मील है, यहाँ 20 मील और यहाँ कितना बच्चों? 10 मील। तो आप जानते हैं एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। कुल दूरी कितना तय किया और उस कुल दूरी को तय करने में टोटल कितना समय लगा, ये पता हो जाए आप फॉर्मूला लगा दीजिए। चाल बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बटे समय, यानी एवरेज स्पीड का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी टोटल दूरी और उस टोटल दूरी को तय करने में टोटल कितना समय लगा आप भाग दे दीजिए, आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। पहला केस में देखिए उसने कितना दूरी तय किया तो 20 मील, दूसरे केस में देखिए कितना 10 मील, 20 और 10 टोटल डिस्टेंस कितना तय कर लिया? 30 मील। राइट बच्चों, अब उसके बाद टोटल टाइम से भाग लगा दीजिए। यहाँ उसको 2 घंटा 30 मिनट लगा और यहाँ 1 घंटा 15 मिनट लगा। टोटल टाइम कितना? तो 2 1 3 घंटा और इधर कितना? 45 मिनट। तो आप बताओ बच्चे 3 घंटा 45 मिनट, 45 मिनट को भी घंटा में बदलें तो 45 में क्या करना चाहिए? 60 से भाग लगाओगे 15 तिया 15 चौकी, यानी टोटल टाइम कितना हो गया? 3 + 45 मिनट, यानी 4 तिया 12 3 15 बटे 4 घंटा। 4 ऊपर चला जाएगा बच्चों, 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, यानी उस व्यक्ति की एवरेज स्पीड क्या थी? 8 मील प्रति घंटा। एक चीज और यहां पर जरा गौर करो बच्चे, इस क्वेश्चन को विजिट करो। ये क्वेश्चन में कहा कि 20 मील दूरी तय करने में उसे लगा था 2.5 घंटा 2 घंटा 30 मिनट, और अगला 10 मील दूरी तय करने में उसे 1 घंटा 15 मिनट लगा। आप जरा दोनों डाटा पे गौर करिए, आपको एहसास हो जाएगा कि वो साइकिल जो है ना, एक एवरेज गति से वो चलाता जा रहा है ना, यानी एक 20 मील को जिस गति से वह तय किया है उसी गति से वो अगले 10 मील को भी तय किया है, गति में परिवर्तन नहीं होने दिया है। आप डाटा से इस बात का अनुमान लगा सकते हो। देखिए यदि 20 मील दूरी तय करने में उसको 2.5 घंटा लगा तो आप ही बताओ वही स्पीड रखेगा तो 10 मील दूरी तय करने में 2.5 घंटे का आधा, यानी 1 घंटा 15 मिनट लगेगा उसको, और सच में लगा 1 घंटा 15 मिनट। इसका मतलब उसने अपनी चाल को क्या किया है? मेंटेन रखा है ना। तो इस सवाल में मुझे लगता है आप या तो इस डाटा से या तो इस डाटा से कहीं से उसकी चाल बता देते, क्योंकि देखने से ही लग रहा है कि उसने चाल में कोई परिवर्तन नहीं किया है, उसने अपनी चाल को मेंटेन रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप यहां से भी सिर्फ इसी डाटा से आप इस सवाल का आंसर दे देते, चाल पता कर लेते। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी 20 मील चलने में कितना घंटा लगा? 2.5 घंटा। 2.5 मतलब 5 बटे 2, 5 बटे 2, 2 ऊपर जाएगा, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, यानी इस तरीके से भी आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे, है ना बच्चों। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे इसे समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 विजिट किया जाए, पढ़िए, समझिए और उसके बाद चिंतन करिए और देखिए क्या आपसे सवाल हिलता है या नहीं, है ना। देखो क्या कर रहा है, एक तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम समय लेती। यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो धीमी लोकल ट्रेन की चाल क्या है? सबसे पहले खुद से प्रयास करना चाहिए, करिए, ना बने आइए मेरे साथ। मेरी बात माना जाए बच्चे तो इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि आप तमाम बच्चे इसे ऑप्शन से बनाएंगे। कैसे बनाना चाहिए बच्चों? इसे ऑप्शन से बनाना चाहिए। देखिए कैसे ऑप्शन से, तो ऑप्शन से बनाने का क्या तरीका होता है, क्वेश्चन में दिए गए डाटा यदि पूरी तरह से संतुष्ट कर जाए इसका मतलब वो ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए शुरुआत किया जाए पहला नंबर ऑप्शन से, है ना। देखते हैं क्या है। तेज ट्रेन 60 किलोमीटर की यात्रा करता है और कहता है स्लो वाली ट्रेन से 30 मिनट कम समय में ही पहुंच जाता है। यानी तेज वाली ट्रेन और स्लो वाली ट्रेन दोनों के समय के बीच अंतर कितने का? 30 मिनट का, राइट। हम ये मानते हुए देखते हैं, हम ये मान लेते हैं कि धीमी ट्रेन की चाल देखते हैं 40 सही है या फिर गलत है। धीमी ट्रेन की चाल पूछा है, मान लेते हैं उसकी चाल 40 और 40 मानते हुए देखते हैं दिए गए डाटा को संतुष्ट कर पा रहा है या नहीं। देखो बच्चों, तो सबसे पहले देखा जाए ये क्या कह रहा है। आ जाइए, आप बताओ दूरी कितना तय करना है इन लोग को? 60 किलोमीटर। और हमने धीमी ट्रेन की चाल क्या मान लिया? 40। धीमी ट्रेन की चाल क्या मान लिया? 40। तो धीमी ट्रेन को 60 किलोमीटर दूरी तय करने में यही समय लग रहा होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब तेज ट्रेन को देखते हैं ये दूरी तय करने में कितना समय लग रहा होगा। तो आप बताओ, तेज ट्रेन की चाल दिख रहा है क्वेश्चन में? यस। चाल के बारे में दोनों में क्या कहा? कहा तेज वाली जो ट्रेन है ना, सॉरी, तेज लोकल ट्रेन की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज वाली ट्रेन से कितना कम है? 20 किलोमीटर कम है। यानी धीमी वाली ट्रेन तेज वाली ट्रेन से कितना कम है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम चलती है। इसका मतलब तेज वाली ट्रेन धीमी वाली से 20 किलोमीटर ज्यादा चलता होगा। धीमी की चाल 40, तो क्वेश्चन के अनुसार से तेज वाली की चाल 20 ज्यादा, तो 40 में 20 जोड़िए, इसका मतलब वो चल रही होगी 60 की गति से। किस गति से? 60 की गति से। इस स्लो वाली ट्रेन को तय करने में लगा ये समय और तेज वाले को वही दूरी तय करने में लगा ये समय बच्चों। तो देखा जाए 20 तिया 60, 20 दूनी 40 और इसको कितना? 1 घंटा। दोनों को घटा दिया जाए, दोनों को क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। घटा रहे हैं तो 3/2 - 1 करिए, इसका अंतर कितना? 1/2 घंटा। 1/2 घंटा मतलब 30 मिनट। यानी वो भी कह रहा था दोनों के बीच अंतर कितने का होना चाहिए? 30 मिनट का होना चाहिए। यानी हमारा डाटा संतुष्ट हो गया। दैट इज निश्चित रूप से धीमी ट्रेन की चाल जो हम लोगों ने 40 माना था वो मानना हम लोग का बिल्कुल सही था। राइट बच्चों, तो मैं चाहता हूं कि शायद आप भी ऑप्शन से ही बनाइए, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। राइट बच्चों, तो चलिए अगले सवाल को विजिट करते हैं और देखते हैं अगला सवाल है क्या। ये रहा आपका अगला सवाल। संख्या 73, 115 और 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है जिससे समान शेष प्राप्त होता है। ऐसी सबसे बड़ी संभव संख्या क्या है? बच्चों जानते हैं ये सवाल किस चैप्टर का है? ये सवाल है आपका एलसीएम और एचसीएफ का, राइट। एलसीएम और एचसीएफ का है और ये सवाल एलसीएम एचसीएफ में भी किसका है? एचसीएफ का सवाल है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही फेमस है, कई बार ये सब सवाल पूछता रहता है बच्चों। ऐसे सब सवाल को एकदम ध्यान में रखना। देखो, कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे कि इसमें, इसमें और इसमें भाग दिया जाए तो क्या आ जाए? समान शेष आ जाए।
तो जब कभी भी बच्चों समान शेष आ जाए वाली बात पूछ दे तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, बारी बारी से एक दूसरे में घटाना चाहिए। बारी बारी से एक दूसरे में क्या करिएगा, घटाइएगा। जैसे ए बी सी है तो पहले ए और बी के बीच अंतर, फिर बी और सी के बीच अंतर, और फिर ए और सी के बीच अंतर निकालना। आइए तो इसको और इसको घटाइए, तो 115 और 73 का अंतर बताओ कितने बच्चे, तो 5 में से 3 गया 2 और 11 में 7 गया 4। फिर इस दोनों को घटाइए तो 5 में से 5 गया 0, 8 में से 1 गया बच्चों कितना, 7। राइट बच्चों, फिर अब इस दोनों को घटाना है, प्रत्येक एक दूसरे में घटना चाहिए, है ना। अब 185 और 73 को घटाओ तो 5 में से 3 गया 2 और 8 में से 7 गया 1 और 1 112। एक दूसरे में घटा लिए, घटाने के बाद जो संख्या आया उसका क्या निकालना चाहिए, HCF निकालना चाहिए। HCF क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो बड़ी से बड़ी ऑप्शन में सबसे बड़ा से स्टार्ट करिए। सबसे बड़ा क्या है, 14। क्या 14 तीनों को काट रहा है? बचपन में 14 का पहाड़ा आपने याद किया होगा, याद करो। 14 तिया, 14 पचे और 14 अठे होता है 112, है ना। तो उम्मीद करते हैं यानी आपका कौन सा आंसर हो गया, दैट इज 4, है ना बच्चों। निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है काफी सवाल को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ए एक कार्य का 80% 20 दिनों में पूरा करता है, फिर बी ए के साथ शामिल हो जाता है और वे शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं। बी को अकेले पूरे कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? ये सवाल बच्चों जानते हो किसका है? ये सवाल है आपका किसका, टाइम एंड वर्क का। किसका सवाल है, टाइम एंड वर्क का। तो आइए बनाते हैं। ए 80% कार्य कितने दिन में कर दिया बच्चों, 20 दिन में। 80% का मतलब क्या होता है, 80% का मतलब होता है 20 चौका 80, 20 पचे 100, यानी 4/5 काम कितने दिन में, 20 दिन में। तो 4 पचे 20, 1 का मान कितना, 25, यानी ए पूरा काम कितने दिन में, अकेले कितने दिन में, 25 दिन में। ये पता चल गया। फिर कहता है वे शेष बी ए के साथ जब शामिल हुआ तो शेष कार्य को 3 दिन में कर लिया। 4/5 काम हो चुका था तो शेष कार्य कितना बचा था, 1/5, और इस 1/5 को ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में कर लिया, 3 दिन में। तो आप बताओ दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन में, 15 दिन में। यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर वही कार्य करता तो कितने दिन में, 15 दिन में। और बच्चों आप पढ़े होंगे कि दोनों मिलकर इतना दिन, उसमें अकेला ए इतना दिन, तो बताओ बी कितना दिन में। तो इसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देना चाहिए, है ना। क्या फॉर्मूला है, दोनों टाइम को गुना कर दीजिए और नीचे दोनों टाइम को घटा दीजिए। घटाइए, अंतर कितना, 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 25 तिया 75/2, यानी आंसर कौन सा, 37.5। उम्मीद करते हैं बच्चों आप समझ रहे होंगे, है ना। इसी तरह आप समझते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या कहता है, 5,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा। मतलब एक बार वार्षिक ब्याज ले रहा है और एक बार अर्धवार्षिक ले रहा है, और कह रहा है बताइए दोनों तरीके से जब ब्याज लिया जाएगा तो ब्याज में कितने रुपये का अंतर होगा, है ना। तो हम लोग एक बार वार्षिक निकाल लेते हैं और एक बार अर्धवार्षिक निकाल लेते हैं। और बहुत ही सुंदर डाटा है बच्चों, कोई टेंशन ही नहीं है, मात्र 1 साल का दिया है, इसलिए मैं समझता हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज का यह सबसे इजी सवाल है ना। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अर्धवार्षिक ब्याज पता करते हैं, देखते हैं वो कितना बनता है। आपको पता है अर्धवार्षिक में रेट क्या होता है, 2 से डिवाइड हो जाता है और समय 2 से गुना हो जाता है। यानी 1 साल 2 पीरियड में बटेगा और रेट 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो रेट क्या होगा, जब अर्धवार्षिक लेके चलेंगे तो 2 से डिवाइड करिए, यानी 2% के रेट से चलेगा। और कितना पीरियड, 2 पीरियड, क्योंकि साल 2 पार्ट में बट गया, 6 महीना 6 महीना। तो 2% का होल वैल्यू की यदि बात किया जाए बच्चे, तो ये 1/50 होता है होल वैल्यू। दोनों को जोड़ देंगे यानी होल वृद्धि में क्या होता है, जुटता है, यानी 51/50। और जितने साल यानी जितना पीरियड उतना बार सीधा गुना करना है, 51/50 गुना 51/50, है ना। ये क्या निकल गया, मिश्रधन। अर्धवार्षिक रूप से जब लिया जाए
तो मिश्र धन कितना बनेगा ये निकल गया। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। 0 से 0 काटिए, 2 0 बचे 25, 25 दूनी 50। 51 का स्क्वायर देखा जाए तो बच्चे कितना होता है, 1 का स्क्वायर यानी 10 और 25 यानी 2601। 2601 में 2 से गुणा करिए, 2 0 2 6 12, 2 दूनी 4 1 5। मूलधन 5000 था बच्चों, और देखिए मिश्र धन कितना बन गया जब अर्धवार्षिक आपने लिया तो 5202, यानी 5000 से कितना ज्यादा, तो आप कहेंगे 202। यानी यहां हमें पता चल गया कि अर्धवार्षिक ब्याज कितना मिला, 202। अब हम लोग वार्षिक पता कर लेते हैं जो बेहद आसान है ना। 5000 रुपये 1 वर्ष के लिए 4% की दर से आखिर ब्याज कितना होगा, तो 5000 का 4% सीधा ब्याज हो जाएगा। 1 वर्ष मतलब 5000 का मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, पहला साल तो मूलधन पे ही लगता है ना, तो सीधा 5000 का क्या निकाल देना चाहिए, 4%। प्रतिशत जब हटेगा तो नीचे 100 आएगा, ये प्रतिशत 00 को काटेगा, 00 को काटेगा, और 50 चौके कितना हो जाएगा बच्चों, 200 हो जाएगा। यानी वार्षिक हमें ब्याज कितना पता चल रहा है, 200। दोनों का अंतर पूछा था, दोनों को घटाइए, कितना दिख रहा है, दैट इज 2 रुपये, है ना। उम्मीद करते हैं बच्चों आप समझ रहे होंगे, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। ये रहा अगला प्रश्न। अंकिता ने मूल मूल्य पर 10% छूट पर कुछ खिलौने खरीदे। प्रत्येक खिलौने का मूल मूल्य 50 रुपये था। यदि उसने 450 रुपये की कुल बचत कर ली तो उसने कितने खिलौने खरीदे थे। आइए आप बताओ, प्रत्येक वस्तु पर उसको कितना % डिस्काउंट मिल रहा है, 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 10% बचा ले रहा है वो। जितना डिस्काउंट मिलता है उतना आप बचा लेते हैं। आइए, वस्तु का मूल्य कितना था बच्चों, 50। तो 50 का 10% आप कितना कहोगे, 50 का 10% कितना हो रहा है बच्चों, आप कहोगे 5 रुपया। कितना, 5 रुपया। यानी एक वस्तु पर आपने कितने का डिस्काउंट ले लिया, 5 रुपये का, यानी 5 रुपया आपने बचा लिया। टोटल देखिए उसने कितना बचाया, 450। तो पूछा बताओ कितना वस्तु खरीदा था, कितने वस्तु खरीदे हैं। तो एक वस्तु पर 5 रुपया और इस तरह से आपने टोटल 450 बचा लिया। तो टोटल कितना आपने खरीदा, तो भाई 450 में क्या करो, 5 से भाग लगा दो, यानी आपने कितना वस्तु खरीदा होगा, 90, है ना बच्चों। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है, एक पुरुष का व्यय उसकी आय का 70% है। यदि उसकी आय में 20% और 50% की 2 क्रमिक वृद्धि होती है तो उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत की कितना गुना हो जाए, 2.5 गुना हो जाए। जैसा मेरा अनुभव है बच्चों, ये सवाल एक बार नहीं, एसएससी कई बार पूछती है, कई बार पूछती है। और मैं आप लोगों को इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बच्चों कि सवाल को आप हमेशा के लिए याद रखिएगा, है ना, क्योंकि एक बार नहीं कई बार पूछा है। सेम कॉन्सेप्ट के कई सवाल आते हैं बच्चों। आइए इस सवाल को बनाते हैं। आय, व्यय और बचत से संबंधित सवाल है। सबसे पहले व्यय की चर्चा किया, हम व्यय लिख लेते हैं, फिर बचत भी लिख लेते हैं बच्चों, और उसका आय भी लिख लेते हैं। आइए हम मान लेते हैं कि उस आदमी का इनकम कितना था, 100 था। कहा आय का 70% वो क्या करता है बच्चों, व्यय कर देता है। क्या करता है, 70% व्यय कर देता है। यानी 100 का 100 यदि इनकम था, 70 रुपया उसने खर्चा कर दिया। तो अब बताओ उसने बचत कितना किया होगा, 30 रुपये का बचत कर लिया होगा। यस बच्चों, अब आगे देखो, अब क्या क्या परिवर्तन हुआ। कहता है यदि उसकी आय में 20% और 50% की 2 क्रमिक वृद्धि हो जाए। हाँ, ये वर्ड मैं समझता हूं कि पहली बार आय में परिवर्तन 1% ना देके सक्सेसिव यानी क्रमिक परिवर्तन दिया है। तो कौन सी टेंशन है बच्चों, प्रतिशत जो पढ़े होंगे बच्चे वो एक बार नहीं ऐसे कई सवाल आप बनाते हैं कि किसी संख्या में जब लगातार 2 बार प्रतिशत वृद्धि हो तो उसको एक सिंगल % में कैसे बताते हैं। तो आपको पता होगा कि जब किसी भी संख्या में लगातार 2 बार प्रतिशत वृद्धि होती है तो उसमें टोटल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है, ये पता करने के लिए हम लोग AB फार्मूला का यूज कर लेते हैं बच्चों। तो याद होगा AB फार्मूला A + B + A × B/100, है ना। तो आप इसको मनी मन कर लो, A + B दोनों को जोड़िए, कितना, 70।
दोनों को गुना करके बटे 100 करेंगे तो 100 से ये 0 0 कट जाएगा, 5 दूनी कितना 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 5 दूनी 10 यानी 70 10 80%। यानी ये जो क्रमिक वृद्धि किया, ये क्रमिक वृद्धि एक सिंगल आप यहां देख लो बच्चों, मैं निकाल के दिखा देता हूं, यानी 20 + 50 + 20 गुणा 50 बटे 100 है ना, डबल 0 से डबल 0 काटो, 50 20 70 70 10 कितना 80, यानी उसके इनकम में कितना % की वृद्धि होगी 80% की, यानी नया इनकम कितना हो गया उसका 180 हो गया, नया इनकम बढ़ के कितना हो गया 180। अब आइए फिर कहता है कि इनकम तो इस तरह से बढ़ा, उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना % अधिक या कम है, ये आपसे पूछ रहा है, ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत की कितना हो जाए 2.5 गुना हो जाए। नई बचत पिछली बचत का 2.5 गुना मतलब बच्चे कितना 5/2 है ना, तो 30 का 5/2 गुना कर लो, देखो तो कितना आता है, ये हमें मिल रहा है कितना 15 × 5 = 75, यानी नई बचत उसका कितना हो रहा है 75। आप बताओ नया इनकम 180, नया बचत 75, तो भाई खर्चा कितना किया होगा, तो इनकम में बचत को घटा देंगे तो खर्च निकल जाएगा। 180 में 75 घटा लो बच्चे, कितना आ रहा है ये कितना 105 क्या 105, यानी कितना हो गया 105। तो व्यय में कितने % की वृद्धि या कमी पूछ रहा था, यहाँ तो वृद्धि होता हुआ दिख रहा है, पहले 70 का खर्चा हो रहा था, अब 105 का, कितना क्या वृद्धि, तो आप कहोगे 35 का। 35 की तुलना किससे बच्चों 70 से, 70 नीचे गुणा 100, 35 दूनी 2 से कटा दीजिए 50, यानी 50% व्यय क्या हो गया उसका अधिक हो गया है ना। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ रहे होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न फिर कैसा है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन नंबर 8, वॉल्यूम से बड़ा ही बेहद आसान सा सवाल, देखते ही मैं समझता हूं पढ़ने वाले बच्चे खुश हो गए होंगे सब सवाल को देख के। कहता है लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है और ऊंचाई 8 मीटर वाले किसी घनाभी कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई बता दीजिए। जानते हैं घनाभ में सबसे अधिकतम लंबाई की कौन सी वस्तु रखी जा सकती है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई के बराबर जो डिस्टेंस होगा उतने ही लंबाई की वस्तु आप किसी घनाभाकार कमरे में रख सकते हैं। तो चलिए घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला याद है, नहीं है तो आप जान लीजिए कि घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है बच्चे √L² + B² + H²। चलिए इतने ही लंबाई की सबसे बड़ी वस्तु आप किसी घनाभ में रख सकते हैं, हमेशा याद रखिए। चलिए 10 का स्क्वायर कितना बच्चों 100, 6 का स्क्वायर कितना 36 और 8 का स्क्वायर कितना 64 है ना। चलिए 64 36 100 और 100 मिलके कितना बच्चों 200, इसको 100 गुना 2 करेंगे, 100 का वर्गमूल 10 और अंदर रह जाएगा रूट, यानी 10√2। आंसर कौन सा होना चाहिए बच्चों 10√2 है ना। टाइपिंग में थोड़ा सा लग रहा है मिस्टेक है बच्चों, ये ऐसे लिखा जाना चाहिए 10√2। उम्मीद करते हैं आप ये सवाल भी समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये रहा, एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। 1000 ग्राम के स्थान पर वह कितने वजन का उपयोग करता है। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज मैं यहां आप तमाम बच्चों को यह कहना चाहूंगा कि सवाल को कभी भूलिएगा नहीं, और मैं जो अभी बताने वाला हूं इसको जरूर आप याद रखना। यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस क्लास में पढ़े होंगे तो आपको निश्चित रूप से यह सवाल याद होगा, और नहीं भी पढ़े हैं जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो समझने की कोशिश करिए। देखो बच्चे, मूल्य का केस अलग होता है और वस्तु का केस अलग होता है। मूल्य के केस में, दाम के केस में, यानी कम रुपये में खरीदेंगे ज्यादा रुपये में बेचेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा लाभ होगा। जब कम में खरीदेंगे और अधिक में बेचेंगे तो क्या हो जाएगा लाभ होगा। लेकिन वस्तु के केस में जानते हैं क्या होता है, जितना खरीदे उससे कम बेचेंगे तो लाभ हो जाएगा, और यदि ज्यादा बेच दीजिएगा तो आपको घाटा हो जाएगा। ये बात आपको समझना है। आप जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिए हैं कि क्रय मूल्य पता हो विक्रय मूल्य पता करना हो। क्रय मूल्य पता है विक्रय मूल्य पता करना हो तो उस प्रतिशत के होल वैल्यू का सीधा गुना करते हैं, है ना। और ये चीज जानिए बच्चों कि वस्तु के केस और रुपया के केस दोनों जस्ट एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। आप देखें कि रुपया में कम में खरीदे ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, लेकिन वस्तु के केस में जितना खरीदे उससे कम में बेचिएगा तो आपको फायदा होने लगेगा और ज्यादा बेचिएगा तो घाटा होने लगेगा। मतलब बच्चों
टोटली उल्टा, यानी जितना भी कॉन्सेप्ट आप रुपया में पढ़े हो उस सारे कॉन्सेप्ट का उल्टा यदि सोचना शुरू कर दिए तो आपका जवाब बेहद आसान तरीके से आ जाता है ना। तो आपको पढ़ाए हैं कि क्रय मूल्य दिया हो, विक्रय मूल्य पता करना हो, होल वैल्यू का सीधा गुना करते हैं। क्रय मूल्य दिया हो, विक्रय मूल्य पता करना हो, होल वैल्यू का सीधा गुना। लेकिन वस्तु का केस है, इसलिए विक्रय मूल्य पता करने के लिए होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे बच्चों, है ना। आइए, उसने कहा 1000 ग्राम यदि उसने खरीदा और वो 25% लाभ कमाना चाहता है, तो बताइए 1000 ग्राम के बदले उसे कितने ग्राम तौलना चाहिए। यदि ये रुपया रहता कि 1000 में आपने खरीदा, 25% लाभ कमाना चाहते हैं, कितने में बेचते, तो 25% के होल वैल्यू का सीधा गुना कर देते। लेकिन मात्रा पता करना है, मात्रा या वस्तु दोनों में सेम ही केस लागू होगा बच्चों। आप मात्रा पता करना चाह रहे हैं, इसलिए होल वैल्यू का क्या करेंगे, उल्टा गुना कर देंगे। यस बच्चों, आइए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, लाभ 5/4, लेकिन यहां उल्टा गुना करेंगे 4/5। 5 से कटेगा 212 में 2 चौके 800 ग्राम। आंसर क्या हो जाना चाहिए बच्चों, 800 ग्राम। उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों, और इस प्रश्न को देखा जाए क्या कहता है। एक वस्तु पर एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 7.5% की छूट और 10 रुपये प्रति वस्तु का कैशबैक देता है। वह अभी भी 25 प्रति वस्तु कमाता है यदि रुपये कुछ ऐसा, यदि रुपये x प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य है, यानी x रुपये किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य रुपये में क्या है, ये पूछ रहा है बच्चों। तो आइए सवाल को बनाते हैं। अंकित मूल्य कितना दे रखा है बच्चों, x दे दिया है। आइए 7.5% का डिस्काउंट दिया अंकित मूल्य पर, तो 7.5 का मतलब कितना होता है, 15/2 समझ सकते हैं। 7.5 का मतलब बच्चों कितना, 15/2। तो 15/2% को जरा भिन्न में बदलने की कोशिश करें, 5 या 15, 5 से 20 यानी 3/40। 7.5% का जब फ्रैक्शन वैल्यू पता किए तो वो कितना गया बच्चों, 3/40। डिस्काउंट में घटाते हैं, डिस्काउंट में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 37/40। यानी x पर जब इतने % का डिस्काउंट दिया वो वस्तु बिक गया कितने में, आप कहेंगे 37/40 में बिक गया, राइट बच्चों। और इतना में जब बिका तो देखिए उसने और क्या दे रहा है, कह रहा है छूट के साथ साथ 10 रुपये प्रति वस्तु पर उसे कैशबैक दे रहा है। कैशबैक मतलब समझ रहे हैं बच्चों, मतलब फिर से और आपके खाते में वो 10 रुपया वापस कर दिया। आप बताइए, यदि मैं कहूं कि डिस्काउंट देने के बाद आप 50 में खरीदे, डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट देने के बाद आपको 50 रुपया पड़ा, आप बताओ फिर से वो 10 रुपया वापस कर दे आपको, तो आपको तो 40 से ना देना पड़ा, मतलब 10 रुपया और कम और छूट मिल गया। कैशबैक देना मतलब समझिए और क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, है ना। तो इसमें क्या हुआ बच्चों, 10 रुपये कैशबैक, कैशबैक मतलब 10 रुपये का डिस्काउंट, यानी 10 रुपया उसमें और क्या हो गया, आपको और छूट दे दिया। 10 रुपया क्या हो गया, छूट हो गई। अच्छा कुछ डाटा गड़बड़, अच्छा, ये 25 की जगह 5 बता रहे हैं क्या टाइपिंग में, ओके, कोई बात नहीं। टाइपिंग में बच्चों बता रहे हैं कितना, 25 की जगह क्या है, कोई बात नहीं है, मैं इसको सही करने की कोशिश करता हूँ, जस्ट वेट। यानी यहाँ पे बच्चों क्या है, 5 प्रति वस्तु क्या करता है, वह अभी भी, अच्छा कोई बात नहीं, अगला जो डाटा था वो अगला डाटा का बात था, कोई बात नहीं, डोंट वरी। आइए हम लोग जहाँ थे वहाँ पुनः वापस लौटते हैं। डिस्काउंट दिया कितने का बच्चे, 7.5 का, तो 7.5 का जब डिस्काउंट दिया यानी वस्तु इतने में बिका, राइट बच्चों। और उसके बाद डिस्काउंट देने के बाद कहता है 10 रुपया कैशबैक दे दिया, मतलब और 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 10 रुपया और छूट मिल गया, यानी इसमें से और 10 रुपया कम पड़ा हमको, राइट, यानी इतने में बेचा। 10 रुपया कैशबैक देने तक, यानी वो वस्तु कितने में बेच दिया, इतने में बेच दिया, यानी हमने इतने में खरीद लिया, राइट बच्चों। अब कहता है वो इतना छूट देने के बावजूद भी 5 प्रति वस्तु कमाता है, अभी भी उसको घाटा नहीं हो रहा है, वो कह रहा है अभी भी उसे 5 रुपये का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, 5 रुपये का फायदा हो रहा है।
आप इसका मतलब बता दो। अब यहीं से क्रय मूल्य हमें दिख गया, यहीं से हमें क्रय मूल्य दिख रहा है। जैसे मैं आपको कहूं कि 40 रुपये में कोई इंसान वस्तु को बेचा और 10 रुपये का फायदा हो रहा है। 40 में बेचा और 10 रुपये का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। इसका मतलब वो खरीदा होगा कितने में, 30 रुपये में। जितने का फायदा उतना माइनस कर दीजिए। 25 में वो बेचा, 25 में क्या किया, बेचा, और बेचने से 5 रुपये का उसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो आप बता दो वो कितने में खरीदा होगा, 20 में खरीदा होगा। 10 रुपये में बेचने से उसे 3 रुपये का फायदा हो रहा है। इसका मतलब खरीदा होगा कितने में, 7 रुपये में। यानी जितने का फायदा उतना माइनस कर। विक्रय मूल्य में यदि लाभ को घटा दीजिए तो क्या निकल जाता है, क्रय मूल्य निकल जाता है बच्चों, है ना। तो इतना में बेचा तब भी कर रहा है, उसको 5 रुपये का फायदा हो रहा है। ये विक्रय मूल्य 5 का फायदा हुआ, यानी क्रय मूल्य निकालने के लिए इसमें और क्या करिए, 5 माइनस कर दीजिए, आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा, है ना बच्चों। अब इसको सॉल्व करिए तो 10 और 5 ये घट के कितना, -15। जब आप ऑप्शन में गौर करिए तो -15 दो जगह दिख रहा है, यानी ना तो ये आंसर होना चाहिए ना तो ये आंसर होना चाहिए। अब आप आंसर के बहुत करीब हैं और ये दोनों ऑप्शन भी बड़ा नजदीक दिया है बच्चों। ये 15 तो हमें मिल ही रहा है, बस इसको पॉइंट पर वहां पॉइंट में दिख भी रहा है ना। इसको जरा भाग लगाइए तो देखिए कितना होता है, 37 में 40 से भाग लगाओ बच्चे, तो पॉइंट आएगा यहाँ 0 आ जाएगा। और कितने बार में, 9 बार में 360, यहाँ 0 1 कट गया, फिर 0 1 उतरेगा, और 40 दूनी 80, 0.9, 9 के बाद 2 होना चाहिए। और देखा जाए तो बच्चे तीसरा नंबर ऑप्शन में ही 9 के बाद 2 है, ज़्यादा भाग देने की जरूरत नहीं है। आप ऑप्शन को फास्ट पकड़ लीजिए, यानी हमारा उत्तर कौन सा होगा, तीसरा नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं मैंने जितने प्रश्न को आप सभी को अपने तरीके से सिखाने की भरपूर कोशिश की, और यदि आप भी अपना भरपूर कोशिश समझने के लिए करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर कुछ ज्ञान हासिल कर पाएंगे। ऐसे ही आपके बीच लगातार मैं 10 प्रश्नों का संग्रह प्रत्येक दिन कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए मैं तैयार करूं और आप लोगों को आगे बढ़ाने में कुछ योगदान दूं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको आज का मेरे ये वीडियो अच्छा लगा, मेरे पढ़ाने से आप कुछ समझ पाए, तो बस इतना ही चाहूँगा, आप वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने उन तमाम दोस्तों के पास जरूर भेजिए जो अपने जीवन में बेहतर करना चाहते हैं। और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।